गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा ये डे 34 है। हमने एक टारगेट लिया था कि रेलवे का जो कंप्लीट सिलेबस है उसे हम लोग 90 डेज में कवर कर लेंगे। आज का चैप्टर जो हमारा वो स्टार्ट होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये अपना टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से, इसे आप ज्वाइन करें। यहां पर डेली बेसिस पर एक तो आपको क्लास के लिंक मिलते हैं, प्लस में आपको PDF मिलती है। जैसे अपना जो सेशन था कल ही ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ था, तो वहां तक की कंपाइल करके एक साथ मैंने PDF अपलोड कर दिया। तो किसी बच्चे को अगर PDF नहीं मिल रही है तो वो भी टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें। प्लस यहां पर मैं आपको एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करवाता हूं। इसके अलावा नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करना हमें रेशियो या फिर अनुपात। इसका सीधा सा मतलब होता है आपका कंपैरिजन करना, तुलना। जो बेसिक बातें हैं वो सीधे सीधे हम लोग गो थ्रू हो जाते हैं। कंपैरिजन करते टाइम ध्यान क्या रखना होता है भाई, सेम ही टाइप की चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। जैसे 10 किलोमीटर का कंपैरिजन अगर मैं कहूं 5 लीटर से, कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। रीजन क्या है, यहां पर ये चीजें एकदम सेम होनी चाहिए तभी कंपैरिजन हो पाता है। नीचे एग्जांपल लिया है 2 दिन का 10 दिन के साथ कंपैरिजन, बिल्कुल हो सकता है। 4 घंटे का 3 दिन के साथ भी हो सकता है। रीजन क्या है, दोनों ही चीजें आपकी टाइम है। लेकिन 5 दिन का 10 किलोमीटर के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब यहां जब भी कंपैरिजन होगा, जैसे 5 घंटे का आप कंपैरिजन करोगे 15 घंटे के साथ, तो जो और वाला पार्ट आपका वो कट जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा, 1:3। इस वजह से कॉमन पार्ट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसमें आपकी यूनिट भी कैंसिल आउट हो जाती है। इस वजह से ये जो रेशियो होता है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इकाई नहीं होती। इकाई नहीं होती है इसका मतलब इसे हम कहीं भी काम में ले सकते हैं। टाइम में काम में ले सकते हो, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, लेंथ, जितनी भी चीजें आपकी, वहां पर आप रेशियो को काम में ले सकते हैं। रीजन इसकी कोई यूनिट आपकी नहीं होती। इस पार्ट पर बेस्ड भी सवाल आते हैं एग्जाम में, तो उन चीजों को मैं थोड़ा सा आपके हिंट में डाल देता हूं। सवाल कैसे आते हैं भाई, सवाल ऐसे आते हैं कि आपको कह देगा कि 10 डेसीमीटर का, आपको 10 ले लेते हैं, या 100 डेसीमीटर का आपको बताना है 15 डेकामीटर के साथ क्या रेशियो होगा। अब ये डेकामीटर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, डेसीमीटर भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब रेशियो में कंपैरिजन करोगे तो ये दोनों यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। बेटर क्या रहता है कि बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर दो। जैसे 1 किलोमीटर होता, मीटर में बदल लेते तो थोड़ा सा मामला आसान हो जाता। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि 1 डेकामीटर का मतलब होता है 10 मीटर। क्लियर? और अगर मैं कहूं 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो आप कहेंगे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। ये हालांकि पुरानी की पुरानी बातें हैं, हम लोग इन्हें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर असल में आपको क्या करना था, 15 डेकामीटर है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 डेकामीटर की वैल्यू 10 मीटर। लेकिन इधर फिर डेसीमीटर मेंटेन है तो इसको भी हटाएंगे। 1 मीटर के बराबर आप क्या लिख सकते हो भाई, 10 डेसीमीटर लिखा। अब क्या होगा, डेसीमीटर से डेसीमीटर आपका कट जाएगा। आपको असल में रेशियो लेना है 100 का इन संख्याओं के साथ, ये सब कट गए। रिजल्ट क्या आ गया भाई, 1:15। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे 5 घंटे का 3.5 दिन के साथ कंपैरिजन कर लिया, 48 मिनट का 2 घंटे 18 मिनट के साथ कंपैरिजन कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। बेसिक चीजें हैं और इनको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। वैसे आगे के चैप्टर में जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उनमें टाइम से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आ जाती हैं।
और अपना बेसिक अगर हम लोग यहां से कवर करें तो आपके सामने एक छोटी सी बात लिखी हुई है। इस बात में आपको यह कहा गया है कि सभी अनुपात जितने भी रेशियोज होते हैं उनको एक ही संख्या से आप गुणा कर दें या भाग दे दें तो अनुपात या रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज का हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो पहले इसको समझ लो ऐसा क्या है। जैसे 2:3 लिखा हुआ है, अगर आप इसे 10 से गुणा कर दे, दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई 20:30। अगेन आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बात फिर से वही की वही बन गई। तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ता 20:30 ले लें या 2:3 ले लें। कई बार हमें इन चीजों की नीड होगी, तो बस आप इतना ध्यान रखना कि रेशियो जो है इनको किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहते तो यहां पर डिवीजन भी कर सकते थे, जैसे 2 का भाग दे देता मैं, तो ये क्या आ जाता 1:3/2। ठीक है भाई। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या करते, 2 से गुणा करते तो ये फिर से 2:3 बन जाता। ये 2 बन गया, ये 2 से 2 कट गया। तो इसका मतलब इन सब चीजों की स्पेशली मल्टीप्लाई की हमें नीड होती है रेशियो को सिंप्लीफाई करने में। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो रेशियो दे रखे हैं उनको आप किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बात एज इट इज मेंटेन रहती है। इससे अगला पार्ट अपना है जहां से हम लोग आज अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोपोर्शन या फिर समानुपात। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है भाई, हमें पढ़ना है फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथमानुपाती, मिड प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपाती। ये 4 बातें हमें यहां पर डिस्कस करनी है। एक बार के लिए मैं गहराई से इन चीजों को आपको समझा देता हूं। प्रोपोर्शन पर बेस जितने भी आपके सवाल होते हैं, या तो आप उनको फॉर्मूले से डील कर सकते हो या फिर किसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है भाई। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा बेटर रहेगा। रीजन क्या, फॉर्मूले में फिर भी चांस रहता है कि हम चीजों को भूल जाएं। दोनों ही चीजें मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है और आप इन सवालों को कॉन्सेप्ट से कैसे डील कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने से पहले सबसे जरूरी बात यह आएगी कि भाई ये कॉन्सेप्ट आया क्या, कहां से। तो ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ये निकल के आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी से। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखना जरा, जैसे मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा 10, 20, 40, 80, तो ये क्या है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या हुआ भाई, यहां से यहां गए, आपने 2 का गुणा किया, फिर आप यहां से यहां गए, फिर 2 का मल्टीप्लाई, 20 से 2 का गुणा करके 40 में गए, 40 को 2 से गुणा करके 80 में चले गए। ठीक है भाई। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। एक पर्टिकुलर आपका मल्टीपल होता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसे कहा जाता है वैसे तो आर, इसे आर कहा जाता है। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 5, 7, 2.5, 2.5, 8.7, कुछ भी हो सकता है। ये प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में यहीं से आपका लिया गया है। एक एक करके मैं सारी की सारी चीजों को यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना जरा। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम अनुपाती जो आपका है वो कहां से डिजाइन किया। तो ये जो सीरीज मैंने ली है यहीं से मैं आपको बातें देता हूं। इसमें क्या कहता है, सवाल में आपको क्या कहता है कि 10 और 20 का आपको क्या फाइंड करना है भाई, आपको फाइंड करना है फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। असल में था क्या, आपको 2 नंबर इसने दे दिए। ठीक है। और इनमें आपसे इसने क्या पूछ लिया, फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, प्रथम अनुपाती बताओ। जैसा इसका नाम है उसी से ये बात क्लियर हो रही है कि पहले नंबर पर कुछ था, फर्स्ट प्लेस पर कुछ था, उसको गायब किया गया। अब जैसे ही आप इस बात पर दिमाग लगाते हो तो आपको पता चलता है कि फर्स्ट था, फिर आपका 10 था और 20 था। अब इसने इन तीनों में से क्या कर दिया, पहले को गायब कर दिया, 2 आपके सामने दे दिए और आपसे सवाल पूछ लिया कि 10 और 20 का क्या बताओ फर्स्ट प्रोपोर्शन। असल में ये जितनी भी चीजें होती है ये किसका पार्ट होती है, आपका जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन,
फोर्थ प्रपोर्शन जो होगा वो असल में देखा जाएगा 2 जीपी का कंपैरिजन होता है। तो यहां से हमने क्या बात समझी कि असल में 3 पद थे आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, ये 3 थे, ठीक है। उसने किया क्या, 10 और 20 आपको दे दिया और क्या पूछ लिया, फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ, ठीक है भाई। यहां पर वो चाहता तो ये बात भी पूछ लेता, जैसे आपको क्या दे देता, 5 और 10 दे देता और आपसे क्या कह देता भाई थर्ड प्रपोर्शन बताओ, ऐसा भी तो हो सकता था ना। आपको क्या दे सकता था, 5 और 20 दे देता और आपसे क्या पूछ लेता, मिड प्रपोर्शन बताओ। आपको क्या दे देता, 5 और 20 का मिड प्रपोर्शन। इसे सेकंड प्रपोर्शन नहीं कहा जाता, बीच की टर्म है, तो ये मिड प्रपोर्शन। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि असल में जो आप फॉर्मूला ध्यान रखते हैं वो फॉर्मूला आता कहां से है। फॉर्मूला डिजाइन करना मैं आपको सिखा दूंगा, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। सबसे पहले हमें इन सवालों को रिलेट करना इनके कॉन्सेप्ट के साथ कि इनका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, जो बुक्स में भी आपको नहीं मिलता है। असल में कॉन्सेप्ट ये है जीपी। जीपी के आपके पास 3 पद होते हैं, ठीक है। आपके पास टोटल कितनी टर्म होती है, 3। जैसे मैंने लिख लिया पहली टर्म, या फिर एबीसी का नाम दे देता हूं, एकदम गहराई से मैं हर बात को एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपके पास 3 पद हैं, कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ही होते हैं। जब वो आपको ये 2 दे देता है तब आपसे सवाल क्या करता है कि फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ। जब आपको वो ए और बी दे देगा, तीसरा गायब करेगा, तो आपसे क्या कहेगा, थर्ड प्रपोर्शन बताओ। आपको ए और सी दे देगा तो इनके बीच का जो टर्म है, सेकंड प्रपोर्शन नहीं कहते हैं, इसका नाम है अपना मिड प्रपोर्शन या फिर मध्यानुपाती। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो चीजें थी ओरिजिनली ये किसके अंदर थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। क्लियर है। अब जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट जीपी वाला क्लियर है उसे मेरे ख्याल से फॉर्मूले नहीं ध्यान रखने पड़ेंगे। कम से कम 4 बातें हैं यहां पर आपके सामने, 3 बातें तो इतने सटीक वे से सोल्व हो जाती हैं जीपी के कॉन्सेप्ट से। हालांकि मिड प्रपोर्शन में भी आप लगा सकते हो, लेकिन हम चारों के ही फॉर्मूले डिजाइन करेंगे कि किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आप मुझे खुद बताओ कि इसने क्या कहा, 10 और 20 का फर्स्ट प्रपोर्शन। आपने क्या लिखा, पहला पार्ट लिखा, उसके बाद 10 और 20 है, क्योंकि पहला गायब कर रखा है। आपको यह बात भी पता है कि ये सारी चीजें किसमें है, जीपी में। अब जीपी में आपका मन करे तो आप जीपी को कैसे भी अंडरस्टैंड कर लो। आपका मन करे ऐसे देखना चाहते हो कि इधर से इधर आया तो क्या किया भाई, हाफ। मैं इधर से इधर आया तो मैंने क्या किया, इसका हाफ कर दिया। मैं इधर से फिर इधर आया तो मैंने हाफ कर दिया। इधर से इधर आया तो मैंने इसका हाफ कर दिया, ठीक है। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वैसे बुक्स में जब आप पढ़ते हैं तो ये सीरीज लेफ्ट टू राइट में आपकी चलती है, लेकिन अपना प्राइम फोकस ये है कि अपना सवाल सोल्व हो। चलो सवालों के ऊपर थोड़ा सा मूव करते हैं। आपने क्या देखा, 10 और 20 का पहला प्रपोर्शन, पहला पार्ट गायब है, 10 और 20 उसके बाद है, और आपको ये पता ये जीपी में है। 20 से आप किस में आए, 10 में हाफ किया, तो सिंपल है भाई, इसका भी क्या कर दो, हाफ कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो फर्स्ट प्रपोर्शन अगर पूछता तो रिजल्ट क्या आ जाता, 5, ठीक है भाई। 5, 10 का थर्ड प्रपोर्शन, इसका मतलब पहले 2 पद आपको दे रखे हैं, इसने क्या किया, तीसरा पद गायब कर दिया और तीसरा आपसे पूछ लिया। आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि ये चीजें आते कहां से हैं, तो आपने तीनों पदों को लिखा। आपको पता है 2 दे रखे हैं, तीसरा गायब है, तीनों को एक साथ लिखोगे, जीपी में आएंगे। जीपी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 5 से 10 में गए, डबल किया तो 10 से आगे डबल कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है भाई। इस बात को भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। असल में मिड प्रपोर्शन जो निकालने का तरीका होता है वो होता है √AB, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा बिल्कुल। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या आ जाता है, 10, ठीक है भाई। चलिए अब डिजाइन करते हैं हम लोग फॉर्मूला। सवाल भी मैं कई सारे आपको करवा दूंगा, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होगा। चीजें थोड़ी सी डिटेल में जब जानी स्टार्ट हो जाती हैं तो कई बार बच्चा सोचने लग जाता है क्या मैं ये समझ पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगा। एकदम आसान है। मैं आपको वो ढर्रा पकड़ाना चाह रहा हूं जिससे इन 4 प्रपोर्शन के अंदर आपसे कोई भी 3 प्रपोर्शन पूछेगा वो तो तुरंत के तुरंत होंगे। मिड हालांकि मैं हर बच्चे को ये कहता हूं कि वो फॉर्मूले से करे जिससे उसका टाइम किल ना हो। तो चारों ही बातों की हमें एक सटीक रणनीति बनानी है।
अब मैं आपके सामने इनके फॉर्मूले बनाना सिखा देता हूं कि एक्चुअल में मान लो एग्जाम में कल को कोई फॉर्मूला ही आ जाए, ठीक है भाई, एग्जाम में अगर आपके सामने कोई फॉर्मूला ही आ जाए तब क्या करोगे? तो देखो फॉर्मूले कहां से बनाए होंगे उसने, सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करना। यहां मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मैंने देखा 5/10, एक रेशियो में लेना चाहता हूं। अगेन मैं लेफ्ट से राइट में जाता हूं तो मैंने लिखा 10/20। अगेन मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो मैंने लिखा 20/40। अगेन मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो मैंने लिखा 40/80। एक बात बताना जरा, ये क्या आया 1/2, ये भी क्या आया 1/2, ये भी क्या आया 1/2, ये भी क्या आया आपका 1/2। इनफाइनाइट तक या फिर इसके अंदर जितने भी पद होंगे वहां तक ये मामला चलता रहेगा। आपने क्या देखा, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है, आप लेफ्ट से राइट में कंपैरिजन कर लो तो भी आपको एक पर्टिकुलर रेशियो मिलता है। आपका मन करता तो आप राइट से लेफ्ट में भी कंपैरिजन कर लेते, बस फर्क क्या पड़ता भाई, 80/40 लिखते 2 आता, 40/20 लिखते 2 आता, 20/10 लिखते फिर 2 आता, 10/5 करते तो भी आपका 2 निकल के आता। तो मैं आपको सीधे सीधे एक बात समझाना चाह रहा हूं कि कंपैरिजन कैसा भी कर लें, लेफ्ट से राइट के अंदर कंपैरिजन कर लें या राइट से लेफ्ट साइड में आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दें, रेशियो आपका फिक्स मेंटेन रहता है। सारे के सारे लेफ्ट टू राइट में कंपैरिजन किए 1/2 निकल के आया। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट में यही चीजें लिखना स्टार्ट करते तो अपना रिजल्ट क्या आता, 2 मेंटेन रहता। ये बात समझ में आ गई? चलो, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप बहुत ही आसानी से, आपको फॉर्मूले भी याद करके नहीं जाने, एग्जाम के अंदर कोई सा भी फॉर्मूला पूछ ले कि बताओ भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन ए बी का क्या होगा, मिड प्रोपोर्शन ए बी का क्या होगा, ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। अब देखना फर्स्ट प्रोपोर्शन किसका भाई, ए एंड बी का। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ ले ए और बी का प्रथम अनुपाती क्या होगा, ए एंड बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, आप जाएंगे कॉन्सेप्ट पर। जैसा इसका नाम है, पहली टर्म इसने गायब कर रखी है, पहली टर्म लिखी, उसके बाद इसने 2 टर्म दे रखी हैं और आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये सारा का सारा मामला किसमें है, जीपी में है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहीं से बना था। क्लियर है भाई? अब आप मुझे एक बात बताना, जीपी में अभी अभी हमने पढ़ा कि लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो रेशियो क्या आएगा, फर्स्ट अपॉन में ए। फिर आगे अगर मैं लेफ्ट से राइट इन दोनों का रेशियो लिखूंगा तो ए अपॉन में क्या होगा, बी। और आपने ये भी देखा अभी अभी एग्जाम्पल में कि रेशियो हमेशा ही सेम मेंटेन रहते हैं। तो यहां से अगर आपको एग्जाम में पूछ ले ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इतनी सी बात लिखी और इसका सीधे रिजल्ट बनेगा a² अपॉन बी। ये हो गया। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन आप बिल्कुल फॉर्मूले बनाने जरूर ध्यान रखें, लेकिन फॉर्मूला का बर्डन ना ले। आगे मैं सवाल करवाऊंगा, आपको ये लगेगा इन a² अपॉन बी से तो टाइम ही बहुत ज्यादा किल होता है। इससे बेटर तो है हम लोग जीपी का कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट ऐसा है भाई, वो पहली बार देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, जैसे एसएससी के लिए पढ़ाया था तब भी ये चीजें बताई थी मैंने आपको कि कुछ चीजें किताबों में नहीं दे रखी हैं। जैसे ये वाला, आप मुझे कोई सिंगल बुक बता दो जिसके अंदर ये पार्ट दे रखा है। हर बच्चा फर्स्ट प्रोपोर्शन a² अपॉन बी से करता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं फॉर्मूला बनाना सीखें। क्यों सीखें? कल को एग्जाम हॉल में यही कह देगा x और y का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। अगर आपने सारी चीजें कॉमन सेंस में डाल रखी हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। बना लिया तो इसका मतलब फॉर्मूला पूछेगा, बनाकर बता देंगे और सवाल हमारे सीधे सीधे हमें वैसे ही हिट करने हैं। चलो, अगर आपसे ये पूछ लेता, दूसरी बात मैं फिर उठाता हूं। सेकंड क्या कहता भाई आपको, ए एंड बी का आपसे कह देता कि जो मिड प्रोपोर्शन है वो क्या होगा। तो जैसा इसका नाम है वैसे के वैसे आपने क्या देखा, पहले ए था, मिड वाला पार्ट गायब है तो मिड वाले को मैंने क्या लिख दिया, एम, और बाद वाला पार्ट क्या है, बी। जैसा इसका नाम है मध्यानुपाती, इसका मतलब बीच की टर्म गायब की गई है, वही आपसे पूछी जा रही है। मिड का मतलब क्या हुआ, ए और बी 2 टर्म्स है,
बीच वाली गायब कर दी, वही आपसे पूछ रहा है। आपने इसको बीच में फंसाया, एज इट इज लिखा, और आपको ये अच्छे से पता है कि ये चीजें किसमें है, जीपी में। जीपी में अभी अभी हमने एग्जाम्पल में क्या समझा था कि भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेशियो सेम मेंटेन होगा। तो जो रेशियो ए अपॉन एम का है वही रेशियो किसका होगा भाई, फिर से लेफ्ट टू राइट में, किसका, एम अपॉन में बी का। अब बात को अंडरस्टैंड करना, ये इधर गया एम स्क्वायर बराबर ए बी, एम की वैल्यू चाहिए थी, अंडर रूट कर दोगे तो एम की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए इंटू में बी लिखा जा सकता है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीन भी होता है। इस फॉर्मूले को तो आप याद रखें। रीजन क्या है, इसको कई बार क्या पकड़ने में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। हालांकि मैंने एग्जाम में कोई ढंग का सवाल नहीं देखा है मिड प्रोपोर्शन पर भी आज तक, लेकिन फिर भी आप मीन वैल्यू या मिड प्रोपोर्शन की वैल्यू अंडर रूट ए बी ध्यान रखेंगे, इससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। इसे ध्यान रखने की नीड नहीं है, ये ध्यान रख के करोगे तो कई बार टाइम और ज्यादा किल होगा। चलो थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे वो थर्ड प्रोपोर्शन, जैसे फॉर्मूला किसका बनाना, हमें आपसे कह दे ए और बी का क्या भाई, थर्ड प्रोपोर्शन, जैसा इसका नाम है वैसे के वैसे लिखोगे, ए है और बी है। थर्ड नंबर पर जो आ रहा था वो गायब कर दिया, उसी की वैल्यू पूछ रहा है। आपने तीनों को सीक्वेंस में एडजस्ट किया। अब आपको पता है कि ये जो सारा का सारा मामला कहां से उठाया गया है, जीपी से। जीपी में आपने एक एग्जाम्पल से बात भी समझ ली है कि जो रेशियो ए अपॉन बी का है लेफ्ट टू राइट में, वही रेशियो आपका किसका होगा, बी अपॉन में थर्ड का। ठीक है भाई, थर्ड वाला पार्ट आपका इधर आ गया, इक्वल में क्या हो गया, ये बी स्क्वायर और अपॉन में ए। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया आपका भाई, थर्ड प्रोपोर्शन का लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। मिड वाला फॉर्मूला ध्यान रख लेना, बनाने आपको सारे के सारे सीखने हैं कि किस हिसाब से बनते हैं। अप्रोच आपकी क्या रहेगी, जीपी। जीपी से अगर आप करेंगे, जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन का सवाल अगर आप फॉर्मूले से करते हैं तो आपका ज्यादा टाइम किल होगा। आगे एग्जाम्पल में भी आप चेक कर लेना। और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है उससे अगर आप डील करेंगे तो आपके सवाल बड़ी ही आसानी से सोल्व हो जाएंगे। चलो अब मैं आपको रिलेट करवा देता हूं भाई यहां से अपना फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन असल में होगा क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे क्या कहेगा, ए बी एंड सी का, क्योंकि तीन तो देने पड़ेंगे, और आपसे क्या पूछेगा, ए बी एंड सी का फोर्थ प्रोपोर्शन। तीन पद आपको दिए जाएंगे और आपसे क्या कहेगा, चौथा पद क्या है। असल में देखा जाए तो ये क्या है भाई, दो जीपी होती हैं, ए और बी। एक आपकी जीपी 1 है, ठीक है भाई, और सी एक आपको पद दे रखा है दूसरी जीपी का, और फोर्थ आपसे पूछ रहा है ये आपकी क्या होती है, जीपी 2। दो गुणोत्तर श्रेणियों की असल में तुलना होती है। ए और बी एक गुणोत्तर श्रेणी के पद होते हैं, सी एक अलग गुणोत्तर श्रेणी का पद होता है, और उसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा ये पार्ट होता है जो आपसे पूछा जाता है। इन गुणोत्तर श्रेणियों में आसान बात या जो कॉमन बात है वो क्या है, सेम क्या रहेगा इनका, आर फिक्स रहता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन में दूर करता हूं एग्जांपल से। आर फिक्स कैसे रहता है, जैसे हमने एक श्रेणी ली क्या, 5, 10, 20, 40, 80। अभी अभी मैंने बताई थी आपको ये वाली सीरीज। यहां आप क्या देखते हो, यहां से यहां जाते हो तो जस्ट डबल हो रहा है ना मामला सारा का सारा। अगर मैं यहां लेता 4, 8, 16, 32, 64, फिर देखना जरा, यहां से यहां गया मैं डबल हुआ, फिर यहां से यहां गया डबल हुआ। हालांकि ये वाली जो सीरीज है आपकी, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी आपकी पहली है, ये आपकी क्या है भाई, गुणोत्तर श्रेणी दूसरी है। लेकिन इनमें एक अच्छी बात क्या है, इनका जो आर है वो फिक्स चल रहा है। आर की वैल्यू निकालना अभी अभी देखा था हमने पीछे भी, या सिंपल सा लॉजिक बनाओ, ये सेम रेशियो की, इनका ये कह सकते हो दोनों जीपी का जो रेशियो है वो आपका फिक्स रहता है। एक ही रेशियो में ये सीरीज आपकी चलती है, बस संख्याएं आपकी बदल जाती हैं। अब यहां पर जो बात दे रखी है इसको कॉन्सेप्चुअली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पहले तो मतलब समझे, चीजों का मतलब समझेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे तो क्या रटना नहीं पड़ेगा।
अदरवाइज रट्टा मारना पड़ेगा। अगर इन्हीं दो गुणोत्तर श्रेणियों से वो मेरे सामने सवाल बनाता तो क्या बनाता? वो मेरे सामने सवाल ये बना सकता था कि 5, 10 व 4 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। अगर यहीं से वो मेरे सामने सवाल बनाता तो क्या बनाता? 5, 10, 4 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। तो देखना जरा, 5 और 10 आपका क्या है? एक गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है भाई। दूसरी गुणोत्तर श्रेणी में क्या है? 4, और दूसरी गुणोत्तर श्रेणी का आपसे क्या पूछ रहा है? फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। आपको यह पता है कि ये पहले वाली आपकी GP1 है और ये वाली GP2 है, और इन दोनों जीपीओ में क्या फिक्स है भाई? आर की वैल्यू फिक्स है, या यूं कह लो ये एक ही रेशियो की गुणोत्तर श्रेणियां हैं। पहली गुणोत्तर श्रेणी के दोनों पद आपको दे दिए, दूसरी गुणोत्तर श्रेणी का एक पद दे दिया, आपसे कहा दूसरा पद क्या होगा। तो दिमाग ही नहीं लगाना था, क्या करना था भाई? देखना जरा, 5, 10, 4 और इसका फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है कि क्या होगा। लिखा, पहली गुणोत्तर श्रेणी में जैसे ये 5 से 10 हुआ है, वैसे ही दूसरी गुणोत्तर श्रेणी में ये 4 से क्या होगा? 8। गौर करना जरा, 5 से 10 हुआ, इसमें 4 से 8 हुआ। तो एक्चुअल में देखा जाए तो फॉर्मूले की यहां पर इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको नीड ही नहीं पड़ती। अगर आप इनको एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं, तो आपको फॉर्मूला एकदम नकली लगेगा कि ये बड़ी ही वाहियात सी बात है, इसकी यहां पर आपको नीड ही नहीं है, सिवाय मिड प्रोपोर्शन के। अब अगर मान लो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ABC का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आपको पता है कि भाई यहां पर देखना, ये आपकी GP1 है, पहली गुणोत्तर श्रेणी है, और ये आपकी क्या है? GP2 है। अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं रेशियो की फॉर्म में, तो इसका रेशियो क्या होगा? A/B की फॉर्म में चल रही है, तो वही रेशियो इसका रहेगा, क्या होगा? C/4। लिखा, 4 मेरा इधर चला गया, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया? B इंटू में C डिवाइड बाई A। ये लो बना दिया फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से आप इन बातों से तनाव मुक्त हो चुके हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं ये कैसे डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। कोई बच्चा मान लो पहली बार देख रहा है, फिर भी प्रयास करना कि इस चीज को 1 या 2 बार और देख लो, ठीक है, जब तक ये बात आपके समझ नहीं आती है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन फिर भी लग रहा होगा, हल्का फुल्का कंफ्यूजन है कि एग्जाम में सवाल आएंगे तो कैसे डील करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको अब इनके जो सवाल हैं उनसे भी गो थ्रू करवा देता हूं। सवाल नंबर 601, क्योंकि अब तक अपने जितने सेशन हुए हैं वहां पर हम लोगों ने 600 सवाल डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 601, देखना जरा, इसने क्या कहा? 5, 60 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। अब समझदारी किसमें है आपको पता है, सॉरी 15 है ना, 15, 60 का क्या पूछा भाई? थर्ड प्रपोर्शन। इसका मतलब तीसरे नंबर पर जो संख्या है वो गायब है। आपको ये बात बड़ी ही आसानी से पता है, आपने सीख लिया है कि असल में ये चीजें कहां से उठ के आई हैं? गुणोत्तर श्रेणी से। क्या करोगे? गुणोत्तर श्रेणी में आपको पता है पहले पद का जो रिलेशन दूसरे से होता है वही दूसरे का तीसरे से, या फिर सीधे सीधे देखो 15 से 60 में गए, 4 गुणा किया, तो यहां भी 60 को क्या करो? 4 गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 240। स्क्रीन पर सवाल को देखना, क्या वर्बली नहीं कर सकते थे? 15 गुणा 60, 15 गुणा 4 60, 60 गुणा 4 240 लिखा जा सकता है। तो ये सवाल मेरे हिसाब से आप स्क्रीन पर देखते और ये माइंड में सोल्व हो जाता। अब जो बच्चे फॉर्मूले से करना चाहते हैं वो खुद के दिल पर हाथ रख के देखना, क्या सच में फॉर्मूले से ये सवाल फास्ट हो सकता है? फॉर्मूले में 2 चीजें आपकी, A² का पैटर्न होता है और B² का पैटर्न होता है। तो पहली बात तो ये आपको पता हो कि यहां B² का पैटर्न लगेगा। अगर गलती से A² का पैटर्न लगा दिया और ऑप्शन भी दे रखा है तो गड़बड़ हो सकती है। B² करोगे तो 60 गुणा 60 3600 में 15 का डिवीजन करना है। कैलकुलेटिव है वो, आपको ये बात एग्री करनी पड़ेगी, फॉर्मूले से कैलकुलेटिव होता है। यहां साफ दिख रहा है 15 गुणा 4 60, 60 गुणा 4 240, तो वर्बली हो गया। ऐसे ही देखना जो सवाल नंबर अपना 602 है,
सवाल नंबर अपना 602 है। 18 और 90 का तृतीयानुपाती, 18 एंड 90 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। क्या करते भाई, 18 गुणा में 5 90 और 90 गुणा में 5 क्या होगा 450। तो आप सीधे सीधे ये सवाल वर्बली हिट कर सकते हैं। कब, जब आपने प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट सीख रखा है, आपको ये पता है कि ये सारी की सारी चीजें आती कहां से हैं। कोई भी बुक अगर आपने जीवन में XYZ पढ़ी है, आप अपने दिल पर हाथ रख के एक दूसरी बात और बताना मुझे, क्या आपने ये कॉन्सेप्ट देखा कभी किसी किताब के अंदर? आपने स्कूलिंग कर ली कंप्लीट, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास 3 4 5 मैथ्स की किताबें होंगी। रीजन क्या है, वो फॉर्मूला लिख दिया जाता है, उसमें टाइम किल होता है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला पूछे, तो उसके लिए मैंने भी आपको तनाव मुक्त कर दिया कि भाई फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हो, इसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात है भी नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं सवालों की तरफ। अब तो मेरे ख्याल से वर्बली इन सारी चीजों को आप बता देंगे। सवाल नंबर 603 और सवाल नंबर 604। चलो भाई दोनों को ही अटेम्प्ट कर दो जल्दी से, हर बच्चे का रिप्लाई आना चाहिए। 603 एंड 604 जल्दी से अटेम्प्ट कर दो। कंप्लीट वैल्यू ना लिखो तो भी एटलीस्ट ऑप्शन तो आप लिख सकते हैं कि किसका क्या ऑप्शन बनेगा। यहां पर देखना क्या कहा, 24 और 96 का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, 24 और 96 का फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा, मतलब पहले नंबर पर जो कुछ भी था वो गायब है, दूसरे और तीसरे नंबर की बात दे रखी है। आपको इतना पता था कि ये सारा खेल किसका है, गुणोत्तर श्रेणी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। क्या करते भाई, यहां से यहां आते तो किसका डिवीजन 24 गुणा 4, इसका मतलब 1/4 किया है। इधर भी क्या कर दो 1/4 कर दो, तो क्या बन गई भाई वैल्यू 6। क्या वर्बली नहीं हो सकता था, हो सकता था। फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है 96, 24 गुणा 4 96 दिख रहा है ना, तो 96 में 96 में 4 का डिवीजन किया 24 बना, 24 में फिर 4 का डिवीजन कर दोगे 6 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। तो इसका मतलब आप इस सवाल को एकदम माइंड में अटेम्प्ट कर सकते थे, संभव था। देखना 44 और 176 का प्रथम अनुपाती, 44 को किससे गुणा किया 176 आया, पहला पार्टी तो गायब है ना, यहां पर भी 44 को 4 से किया है तब 176 आया। तो रिवर्स में सोचना है, फर्स्ट पूछ रहा है फिर 44 है फिर 176 है, 176 में 4 का भाग दिया, उसमें फिर 4 का भाग दोगे, 44 में 4 का भाग दिया 11 आ गया, रिजल्ट 11। तो इस पर्टिकुलर सवाल को भी आप माइंड में डील कर सकते हैं यहां पर आपको। और इसी सवाल के अंदर आप खुद ऑब्जर्व करना, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है a² का फॉर्मूला लगाओगे, आपका एक्सट्रीम यहां पर टाइम किल होना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। रीजन क्या है, फॉर्मूले से जाओगे तो आपको क्या करना है 44 का स्क्वायर अपॉन 176, तो ये कैलकुलेटिव है। और जो कॉन्सेप्ट आपका जीपी का, वहां से आप इन सवालों को वर्बली डील कर सकते हैं। चलो भाई सवाल नंबर 605 एंड 606, 605 और 606, और जी जान लगा करके मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। रीजन क्या है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सारे के सारे रास्तों से जाना पड़ता है आपको। और मैथ जैसा सब्जेक्ट है, स्पेशली कोई भी सब्जेक्ट हो, वैसे तो ट्रिक वगैरह है उनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि वो आपके माइंड पर एक तो स्ट्रेस बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, जब बोर्ड पर चलती हैं चीजें आपको सुंदर लगती हैं, एक सवाल है उसका फॉर्मूला या ट्रिक आपको बताई, उसी को सोल्व करना है, बहुत शानदार लगती है। लेकिन ऑल ओवर पूरी मैथ को एक साथ देखें तो कितने फॉर्मूले या ट्रिक आपने पढ़ी और कितनों को आप अप्लाई कर देंगे। नुकसान क्या है, आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ट्रिक से कर रहा है तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मेरे ख्याल से जो बच्चा समझ के करता है उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दिमाग में उनको ध्यान भी रखना है कि इस टाइप का सवाल आएगा तो ऐसे डील करेंगे। अब होता क्या है, मैंने कॉमनली ऐसे स्टूडेंट भी ऑब्जर्व किए हैं जो रिजिड हैं कुछ चीजों को लेकर, सीखने को लेकर स्पेशली, कि नहीं हम तो ट्रिक से पढ़ेंगे। ड्रॉबैक ये निकलता है एक टाइम के बाद आप मेहनत करते हैं, सफलताएं पूर्णतः आपको नहीं मिल पाती हैं, और जब बार बार असफलताएं इंसान को मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं
तो वो थोड़ा सा अंधविश्वासी होना स्टार्ट हो जाता है कि सारा का सारा मेरे तो भाग्य में ही ऐसा था, कुछ ये भी था, मैंने तो इतनी मेहनत की, मैं हर रोज 7-7 8-8 घंटे पढ़ता था। तो थोड़ा सा आप एनालाइज करें, किसी की मत मानो भाई, मेरी भी मत मानो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं घोर सत्य वचन कहता हूं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो उठाकर देखें। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं। एसएससी की कर रहे हैं, उसके पेपर उठाएं। जितने भी प्री होता है, प्री के पेपर उठाओ, मेंस होता है, मेंस के पेपर उठाओ, रिटन एग्जाम भी लगती है, उसके भी पेपर उठाओ। ठीक है, पिछले जितने भी आपको 15-20 पेपर मिलते हैं, इनके प्रिंट आउट निकलवा के रखो खुद के पास। कि आपका कॉमन सवाल होता है ना कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किसी से मत पूछो, मेरे से भी क्यों पूछ रहे हो भाई, नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनके उठाओ, इनका टाइम ऑब्जर्व करो, खुद लगा के देखो इनको। अगर आपको ये लगता है कि आप घर बैठ करके एक दिए गए पर्टिकुलर टाइम में इनको लगाते हो और आपके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर चले जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। आसपास भी पहुंच जाते हो घर पे सोल्व करके भी कट ऑफ के, मतलब टाइम वही रखना आपको, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन होगा। रीजन क्या है, अभी एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम और होगा, उसमें भी मेहनत करेंगे। क्लियर है? तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछें कि एग्जाम में कैसा पेपर आता है, उसी डायरेक्शन में मेहनत करें। अगर वहां पर आपकी ट्रिक काम आती है, क्योंकि देखो इनसे बचने का एक ही तरीका होता है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मेरी समय समय पर इतनी जिम्मेदारी है शिक्षक होने के नाते कि एक आपको रास्ता तो सही दिखाऊं। हालांकि इन चीजों से जैसे ही मैं कुछ कड़वी बात बोलनी स्टार्ट करता हूं, जैसे मैंने पिछली क्लास में बोली थी, तो वहां क्या होता है कि बच्चे डिसलाइक चिपकाना स्टार्ट कर देते हैं, आलतू फालतू कमेंट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं एक सीधी सटीक बात कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वो चलो देख ही रहे हैं, तो इसका मतलब उनका मेरे प्रति कुछ फेथ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाएं, इनसे पूछें कि एग्जाम में कैसा पेपर आता है। अगर ये पेपर आपका ट्रिक के बेसिस पर सोल्व हो रहा है, कोई पर्टिकुलर पेपर नहीं, सारे लगा के देख लो क्या समस्या, 15-20 पेपर आपने मैथ्स पढ़ ली, आपको अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ट्रिक्स आती हैं। अगर आपका पेपर उस दिए गए टाइम में सोल्व हो रहा है और आप कट ऑफ के आसपास पहुंच रहे हैं, आपकी ट्रिक सबसे बेस्ट है आपके लिए। अगर आपका पेपर सोल्व नहीं हो रहा है तो ये असफलता है, ये काम आप घर पे करके देख सकते हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी एग्जाम हो, उसमें आप असफल हो गए, फिर कहना स्टार्ट कर दो कि यार मेरे में ही कुछ कमियां थी। फिर साल भर 2 साल बाद कोई एग्जाम फिर आपने दी, फिर आपने वही डर्रा पकड़ा, खूब मेहनत की आपने, फिर से वैसे ही चुनौतियां आपके सामने आकर खड़ी हो गई, फिर गड़बड़ हुई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, बार बार इंसान को असफलताएं मिलनी स्टार्ट हो जाती है मेहनत करने के बावजूद भी, तो एक चांस बनता है कि वो अंधविश्वासी हो जाए, वो सारा लक पर छोड़ देगा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। नहीं, मैं ये आपको तरीका बता रहा हूं, ये तरीका प्रीफर कर लें। कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो भी इस चीज को प्रीफर करें। भाई जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पेपर आप देखना नहीं चाहते, आप मेरे जैसे टीचर के ऊपर भरोसा कर रहे हो कि गुरुजी ये बता दो, ऐसा बता दो कि पेपर, अगर ऐसा ही होता तो यार मैं क्यों मेहनत करवाता, मुझे ही वो पेपर पता होता तो मैं सीधे सीधे रख देता, ये लो भाई सीजीएल मेंस के 100 सवाल हैं, इस बार आएंगे, हर बच्चा सारे के सारे कंप्लीट कर देगा। तो ये एक सिलेक्शन लेने की एक अप्रोच है, देश के अंदर यही सिस्टम है, इसी हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। आपको अपना बेहतर चुनना है और क्या अवेयरनेस रखनी है, हमेशा अपने पास रखें इन सारी चीजों को। अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं और आपको अपनी मेहनत के रिजल्ट चाहिए, तब आपको ये सवाल बार बार खुद से पूछना पड़ेगा कि सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं। 4 और 16 का मध्यानुपात, इसके लिए मैंने कहा था अंडर रूट ए भी ध्यान रख लेना। तो 4 गुणा 16, 64 का अंडर रूट करोगे 8 आ गया। 12 और 48 का मध्यानुपाती पकड़ पा रहे हो, तो वैसे देखा जाए तो अंडर रूट क्या होगा, 12 गुणा में 48 क्या आएगा भाई, इसको रीड करो, 12 गुणा 4, 12 2 बार है, 12 बाहर आ जाएगा, 4 है आपका, तो अंडर रूट होके 2, 24। या फिर दी गई वैल्यू में दिमाग लगाते हैं, तो या तो देखो 12 और 48 का मध्यानुपाती है, इसका मतलब 12 और 48 के बीच की वैल्यू होगी, 4 और 16 गायब हो गया, 24 और 32 बचा है। 12 गुणा 2 24 होता है और 24 गुणा 2 48 होता है। ये बात जीपी बना रही है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो ये छोटे छोटे आप ध्यान भी रख सकते हैं, इससे भी आपका काम अच्छे तरीके से दौड़ जाएगा। सवाल नंबर 607,
क्वेश्चन नंबर 607 एंड इसी पैटर्न का है आपका 608। जल्दी से आप मुझे इसका रिजल्ट बता दो भाई, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-5 10-10 सेकंड लगेंगे, तुरंत इनको निपटा सकते हो मेरे ख्याल से। आ भी गया होगा रिजल्ट, देखना क्या कहा। 12, 36, 18 का चतुर्थ अनुपाती मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि 12 और 36 एक जीपी है, 18 और एक पद यहां गायब है। चतुर्थ में यही तो होता ना, फोर्थ वाला। तो जिस पैटर्न की ये जीपी होती है उसी पैटर्न की ये जीपी होती है। तो 12 को 36 बनाया, 3 गुणा किया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या रिजल्ट आ जाएगा भाई? 54। ठीक है, ये सवाल वर्बली हो सकता था, वो कोई चक्कर में नहीं पड़ना है किसके अपोन में क्या लिखोगे, सीधे सीधे 12 गुणा 3 36 है। इसी पैटर्न की दूसरी जीपी बनेगी तो 18 गुणा 3 54 हो गया। अगले सवाल में देखना, 45, 9, 55। 45 से 9 में गए, 5 का भाग दिया, तो 55 में भी 5 का भाग दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? 11। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी कि ये क्या आपका माजरा है। अब यहां पर हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। कुछ बातें क्या है भाई, यहां पर हमें देखना है वेरियस रेशियोज टू सिंगल रेशियो, अनेक अनुपातों से एक अनुपात। अब कई बार क्या होता है, इसी पैटर्न पर सीधे सीधे ये जो बात लिखी हुई है इस पर भी सवाल बना लेता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये बात तो देता ही देता है सवाल के अंदर कि आपको एक सिंगल रेशियो की नीड पड़ेगी, उसके बाद सवाल के अंदर आगे 1 या 2 लाइनें और बढ़ा करके आपसे सवाल पूछ लेता है। वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो का सिंप्लीफाई करके हम लोग मतलब समझे तो देखना जरा। मान लो एक व्यक्ति है आपका ए और एक व्यक्ति है बी, ठीक है भाई, और आपके पास एक आदमी तीसरा है सी। 3 आदमी मैंने ले लिए, चलो 3 आदमी ले लिए सी। अब मान लो किसी ने मुझे कुछ पैसे दिया और कहा ए बी और सी में इन पैसों का डिवीजन कर दो, इन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, विभाजन कर दो। तो मैं उससे कहूंगा कि चलो ठीक है, पैसे आपने मुझे दे दिए, मैं इन तीनों को दे दूंगा, लेकिन कैसे, किस फॉर्म में देने हैं, कि किसको कितने दूं। तो उस आदमी ने मेरे सामने एक छोटी सी पजल रख दी। वो आदमी क्या कहता है कि अगर तुम ए को 2 रुपए दोगे तो बी को 3 रुपए देने पड़ेंगे। चलो भाई, कोई समस्या नहीं है, यहां पर 5 रुपए लो, ए को 2 दे दो, बी को 3 दे दो, कोई समस्या नहीं है। 10 रुपए लोगे तो इसको 4 मिलेंगे, इसको 6 मिलेंगे। 50 रुपए लोगे तो इसको 20, इसको 30। 500 रुपए में इसको 200, इसको 300, कोई तनाव नहीं है। फिर सी, तो इसने आदमी ने मुझे कहा कि जब तुम बी को 2 रुपए दोगे तब तुम क्या करो, सी को 5 रुपए दे देना। अब मामला चुनौतीपूर्ण हो गया। क्या समस्या आ गई अपने सामने? ये सारी की सारी क्या बन गई अपने सामने? पजल। पजल कैसे हुई भाई? मेरे पास उस आदमी ने कुछ पैसे रखे और उसने कहा कि इन पैसों को ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है भाई। या फिर मान लो आपके घर में छोटे भाई बहनों ए बी और सी, ठीक है, आपके मदर या फादर क्या कहेंगे, ये कुछ पैसे हैं तो वो लोग मेले में जा रहे हैं तो ऐसा कर देना, इनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब घर वालों ने कोई दिमाग लगाया इसके हिसाब से, तो आपने घर वालों से सवाल किया कि किस हिसाब से कैसे दूं, तो उन्होंने कहा कि भाई ए को अगर 2 रुपए दोगे उस केस में बी को 3 दे देना, आप निश्चिंत हो गए। फिर घर वालों ने कहा कि जब बी को 2 रुपए देते हो तो सी को 5 रुपए दे देना। अब आपके दिमाग में तनाव आ गया कि यार कितने पैसे उठाऊं, कि इसको 2 देता हूं, इसको 3 पकड़ा दिए, लेकिन इसको 2 दोगे, इसको 5, ये तो अजीब हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, वेरियस रेशियोज है। ये इसने एक अलग रेशियो बना के दिया, इनका एक यहां पर अलग रेशियो बना के दिया, तो ये अनेक अनुपात है। अगर आपको यहां से घर वाले सिंगल रेशियो दे देते, सिंगल रेशियो दे देते कि भाई ए को इतना दे देना, बी को इतना दे देना, सी को इतना दे देना। मान लो घर वाले कह देते कि इसको 4 दे देना, इसको 6 दे देना, इसको 15 दे देना, आप खुश हो जाते। घर वालों ने ये बात कही अलग अलग रेशियो की फॉर्म में, आप स्ट्रेस में आ गए हैं। घर वाले ये कह देते आपको जाते टाइम, ऐसा करना, ए को 4 रुपए दो, ये छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी इनमें सबसे बड़ा है, तो ये छोटा इसको 4 रुपए दे देना, बी को 6 रुपए दे देना, सी सबसे बड़ा है 15 रुपए दे देना। आप क्या करते?
4 6 10 और 15 25, 25 रुपए उठाए, 4 इसको, 6 इसको, 15 इसको, फिर 25 उठाए, 4 इसको, 6 इसको, 15 इसको। डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत आसान था, लेकिन यहां पर हेडेक आ गई। तो इन्हीं को कहा जाता है वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो, कि आपके सामने अनेक अनुपात दे रखे हैं, एक अनुपात पर आप कैसे जाओगे। सिंपल है भाई जाना। देखो यहां पर मैं आपको पहले तो एकदम डिटेल में इन चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि डिटेल में आप क्या क्या कर सकते थे, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप यहां पर सीधी सटीक क्या रणनीति फॉलो कर सकते थे। देखो एक रेशियो आपको दिया घर वालों ने, ए और बी का कितना, 2:3, ठीक है भाई। एक रेशियो आपको दिया बी और सी का, ये कितना था, मेरे ख्याल से 2:5 लिया होगा हमने, यही था। यहां दो बातें बन रही हैं, इनमें ये जो है ये किसकी भूमिका में है, ये आपका मीडिएटर की भूमिका में है, ये इनकी मध्यस्थता कर रहा है। जब यहां संबंध था तो भी बी था, इन दोनों के बीच संबंध है तो भी बी है, तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी कड़ी को बी जोड़ सकता है। तो बेटर क्या करो, मीडिएटर को इक्वल बना लो, मीडिएटर को इक्वल कर लो या फिर समान कर लो। मीडिएटर को अगर आप समान कर लेंगे तो आपके सामने चुनौतियां जितनी भी हैं वो खत्म हो जाएंगी और बात आसान हो जाएगी। मीडिएटर को समान कैसे करें भाई, यहां पर मीडिएटर की वैल्यू कितनी है, 3, यहां मीडिएटर की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 और 3 को इक्वल करना है, ठीक है। बेटर क्या रहेगा, एक तरीका तो यह है कि भाई इसमें 3 का भाग दे दो, इसमें 2 का दे दो, एक एक बना लो। लेकिन जब आप 3 का भाग दोगे तो इस अकेले में नहीं दोगे, क्योंकि 2:3, पीछे मैंने आपको सिखाया था कि 2 या 2 से अधिक अगर आपके पास अनुपात है, सभी को आप एक ही संख्या से गुणा कर दें या एक ही संख्या से भाग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल भी लिया था। इसका मतलब आप चाहते तो 3 का डिवीजन कर देते, 2/3 और 1 हो जाता। इनमें क्या करते आप 2 का डिवीजन कर देते, तो ये 1:5/2। लेकिन अब आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ जाती, ये 2/3, ये 1, ये 1, ये 5/2। तो बेटर क्या है, आप इन दोनों का लो एलसीएम। किसका सहारा लेंगे हम लोग यहां पर, एलसीएम का सहारा। एलसीएम का सहारा लोगे तो ये जो बात है ये एकदम आसान हो जाएगी। देखना कैसे भी, आपको पता है 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है, तो 6 बना लो। यहां देखना अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा रेशियो पर, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4:6 बनेगा। फिर से काट दोगे 2:3, ये बातें हमने पीछे कर ली हैं। फिर देखना यहां किसका गुणा करो, इसको भी 6 बना लो, तो 3 से आपने गुणा कर दिया, ये 6 बन गया। अब अगर आप नई बात देखते हैं तो देखना जरा, ये क्या बना, 4। ए को आपने 4 रुपए दिए, बी को 6। फिर देखना इसको 3 × 2 6 और 5 × 3 15। अब यहां देखना इक्वल हो गया, बात इजी हो गई ना, कि जब आप ए को 4 रुपए देंगे तो बी को 6 रुपए देंगे, और जब आप बी को 6 रुपए दे रहे होंगे तो उस केस में सी को आप 15 रुपए दे देंगे। तो यही तो मैंने भी वहां पर रिजल्ट लिखा था कि अगर घर वाले ऐसी बात आपके सामने करके चले जाते तो आपके लिए पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो जाता, ठीक है। पीछे मैंने लिखा था, मैंने सीधे लिखा था, तो मैंने ये जो बात डायरेक्ट क्यों लिखी थी भाई, ये किस वजह से, ये मैंने लिखी थी एग्जाम अप्रोच से, ठीक है। अब मेरा भी प्रयास ये है कि मैं आपको एग्जाम अप्रोच तक लेके जाऊं, लेकिन साथ में हर एक डाउट आपका क्लियर करते हुए चलूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं भाई उनको नहीं पता। तो मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं रहता है कि ये देखना ये वाली बात आप सीधे सीधे रट लो, नहीं, एक एक बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, बस इतना ही फर्क पड़ता है। एक एक रीजन आपको समझ में आ गया, मीडिएटर को इक्वल क्यों किया, मीडिएटर को इक्वल करने से बात को कहना आसान होता है। अब यहां से कुछ तरीके निकल के आएंगे, ठीक है भाई, यहां से कुछ आपके तरीके निकल के आते हैं इनको सोल्व करने के। एक तरीका तो आपका ये है, क्या भाई, A/B/C। A/B कितना दे रखा था, 2/3। B/C कितना दे रखा था, 2/5 दे रखा था। आप भी क्या करो, इनको इसी वे में सेट कर लो,
ठीक है भाई, ध्यान क्या रखना है, ए फिर मीडिएटर, मीडिएटर उसके बाद सी, मीडिएटर को बीच में फंसाना है वरना ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मुझे आप एक बात बताना, ए की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 4, किसका किससे गुणा किया था 2 का इस 2 से। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो, यही 2 तो इधर जा चुका है, एक तरीके से मान सकते हैं। तो मैं क्या करूं, यहां से इस 2 को शिफ्ट कर देता हूं इधर। सी की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 5 को 3 से गुणा किया था, 5 तो दिख रहा है, 3 कहां है, तो क्या करो इसको इधर शिफ्ट कर दो, कर दिया। अब आप नीचे से ऊपर तक गुणा कर दो। एक्चुअल में बात आपको इतनी दे रखी थी, आपने क्या किया, शिफ्ट किया। एक सवाल को एज इट इज देखो, उसी बात को मैंने इस वे में लिखा है, हालांकि इससे बेहतर भी हम लोग मेथड सीखेंगे, लेकिन फिर भी समझना। 2 गुणा 2 4, 3 गुणा में 2 6 और 5 गुणा में 3 15 निकल के आ गया। मान लो आपके सामने ए अनुपात बी अनुपात सी कुछ ऐसे होता कि ए अनुपात बी आपका 3 अनुपात 5 है, बी अनुपात सी आपका होता मान लो 7 अनुपात 4। ये वैल्यू मान लो आपको दे देता और आपसे पूछता ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो मीडिएटर चल रहा होता है, ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में गए, मीडिएटर को एक सीक्वेंस में लिखना पड़ता है इस पैटर्न में। ठीक है भाई, अगली बात, कोई भी नंबर आप देखोगे, जैसे ये है, इसके नीचे एक जगह खाली है, तो यहां पर नंबर भरा जाएगा या तो लेफ्ट से या फिर राइट से। अगर कोई स्थिति ऐसी दिखे कि मान लो डी भी होता और यहां आपने जगह देख रखी कि यहां 5 होता और इसके जस्ट इधर 7 होता, कि आप नंबर लेफ्ट से भी 5 रख सकते हो, राइट से 7 रख सकते हो। अगर ऐसा कोई सिनेरियो सेट होता है, इसका मतलब आपने मीडिएटर को बीच में फंसा करके नहीं रखा, इस वजह से आपका गलत आ रहा है। ठीक है भाई, क्या करना है, एक जगह सी के नीचे खाली है, लेफ्ट से इसको शिफ्ट कर दिया, ए के नीचे खाली है, राइट से इसको शिफ्ट कर दिया, ऊपर से नीचे कर दो भाई गुणा, 21 35 और आपका 20, ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है भाई, अब हमें यहां पर कुछ बेहतर मेथड की बात करनी है। ठीक है, बेहतर मेथड क्या होगा, इससे भी शानदार। एग्जाम के अंदर मैं प्रीफर यही करता हूं कि बच्चे जो अभी बात हम लोग सीखेंगे उसे आप प्रीफर करें, वो मेथड आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या भाई, अपना सेकंड मेथड, और आप इसे एग्जाम अप्रोच के हिसाब से लिख सकते हैं। देखना, ए रेशियो बी। ठीक है भाई, अब क्या करो, मीडिएटर लिखो अगले केस में, बी रेशियो सी। फ्लो सेम इसी पैटर्न का रखना पड़ेगा आपको। अब देखना यहां पर क्या लिखा आपने, 2 अनुपात 3 आपको दे रखा था, बी अनुपात सी कितना दे रखा था, 2 अनुपात 5। ठीक है भाई, ए की वैल्यू क्या आई भाई, ए की वैल्यू आई 2 गुणा में 2 4, याद है। बी की वैल्यू क्या आई, 3 को 2 से आपने गुणा किया। सी की वैल्यू क्या आई, 5 को आपने 3 से गुणा किया। अगर आप गौर से देखें तो देखना, पहले को पहले से गुणा किया, पहले नंबर पर मेरे पास ए है, वैल्यू कितनी आ गई 4। मीडिएटर को मीडिएटर से आप गुणा कर देते हैं तो आपका रिजल्ट बनता है बी, जो वैल्यू कितनी है आपकी 6। आखिरी पार्ट को आखिरी पार्ट से आप गुणा करते हैं, आखिर में क्या आपका सी, और वैल्यू 5 गुणा 3 कितनी बन गई 15। ठीक है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच आपकी एग्जाम में आप, मैं चाहूंगा कि पिछला जो मेथड है वो थोड़ा सा आउटडेटेड आप मान सकते हो। रीजन क्या, उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा किल होता है, सीख जरूर लें उसको, प्रीफर ये करें। इससे भी बेहतर एक मेथड और होता है, हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि उस चीज को समझा ले जाऊं। ठीक है भाई, अब एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल और उठाते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि और क्या सुधार हो सकते थे। कम से कम ये बात तो दिमाग में सेट हो जाए। देखना, जो सेकंड मेथड है ये अपना इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चा सीखेगा, सबको आना चाहिए। देखो, मान लो आपको दे दिया ए अनुपात बी कितना 5 अनुपात 4, और आपको दे दिया बी अनुपात सी 3 अनुपात 7, और आपसे पूछ ले कि ए रेशियो में बी रेशियो में सी क्या होगा। अभी अभी क्या सिखाया, मीडिएटर इस फ्लो में आपका सेट है, तो मामला आसान है। पहले को पहले से गुणा किया, 5 गुणा 3 15, ए की वैल्यू। मीडिएटर को मीडिएटर से गुणा किया, 4 गुणा 3 12,
और आखिरी पार्ट को आखिरी से गुणा किया, 7 गुणा 4 28। ये क्या बन गया आपका रिजल्ट। ठीक है भाई, किसी भी टाइप का पैटर्न आता, मान लो ए रेशियो में बी आपको दे देता 2:5, बी रेशियो सी आपको दे देता मान लो 3:9। अब क्या करते, पहले का पहले के साथ मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू 6, मीडिएटर का मीडिएटर से गुणा 15, आखिरी पार्ट को आखिरी से गुणा करोगे 9 5 45। ठीक है भाई, 3 कॉमन आ रहा है, काट सकते हो, 2:5:15 बन जाता। ये बात समझ में आ गई। एक तीसरा मेथड और होता है, ये प्रीफर मैं करता हूं, जैसे जनरली एसएससी और बैंक में थोड़ा सा मैथ्स का स्तर एक तो ठीक होता है और ऊपर से क्या टाइम की बहुत ज्यादा मारामारी होती है। ठीक है, तो वो बच्चे अगर सीखना चाहें तो एक बात एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। देखो अपना काम इससे धूमधाम से हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रैक्टिस करवा दूंगा। और सवालों की नीड है, और सवाल आपको जो डाउट ग्रुप है अपना या चैनल है टेलीग्राम का, वहां पर सेंड कर दूंगा। तीसरा मेथड सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। आपने ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू निकाली। यहां पर ए आपका क्या था भाई, मीडिएटर था ना आपका। जब आपने ए की वैल्यू निकाली तो आपने क्या किया असल में, यहां देखो ए था 5, इसको आपने 3 से गुणा किया, 15 आया। इसका मतलब आपने क्या किया, ए की वैल्यू निकालने के लिए ए को गुणा किससे किया है, मीडिएटर से। बी तो है यहां पर मीडिएटर, लेकिन मीडिएटर कौन से पार्ट का, दूसरे पार्ट का, अदर पार्ट। ठीक है, फिर आपने बी को, बी कैसे निकला भाई, मीडिएटर 4 गुणा 3 12, तो एक मीडिएटर को दूसरे मीडिएटर से गुणा किया तो। ठीक है, सी कैसे निकाला, सी 7 था, इसको 4 से गुणा किया, 7 3:7, 4 क्या है, दूसरे पार्ट का मीडिएटर। तो इसका मतलब सी को अगर आप मीडिएटर दूसरे वाले पार्ट में बचा हुआ उससे गुणा करें तो आपका रिजल्ट आता है। अब देखो यहां से कई बच्चे विचलित हो सकते हैं इस बात से। ठीक है भाई, कई बच्चे विचलित हो सकते हैं इस बात से, तो मेरा उनसे विशेष आग्रह ये रहेगा, इस बात को आप ध्यान से देखना। ठीक है, रेशियो मैंने एक जगह और भी पढ़ा रखा है, पीछे जब अपनी एसएससी की सीरीज चल रही थी वहां भी मैंने पढ़ा रखा है, उस वाले वीडियो में जाकर के भी आप देख सकते हैं। क्योंकि यहां अपने पास टाइम की थोड़ी सी मारामारी आ गई है, इसलिए चैप्टर भी हमें सारे कवर करने हैं, अपनी एग्जाम के लेवल को भी मेंटेन करते हुए चलना है कि कहीं ऐसा ना हो हाई फाई के चक्कर में हम लोग अपना जो पैटर्न चलता है रेलवे का उससे भटक जाए। ठीक है, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं चीजें आपको डिलीवर करने की कोशिश करूं। बहुत से बच्चे हो सकता है इस बात को पकड़ लें, कुछ बच्चे हो सकता है इस बात को ना पकड़े। रीजन, ये जो बात यहां लिखी हुई है ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, अब किताब में जो चीजें मिलती हैं जनरली आप सेल्फ प्रैक्टिस करके पहले से तैयार भी रहते हैं, तो ये हमने नई बात लिखी। आप इससे अपना काम चला सकते हैं, चला क्या, इससे दौड़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ये है कि एसएससी और बैंक की आपको एग्जाम भी देनी है तो तीसरा मेथड आपको सीखना है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेकर के फिर से सेकंड और थर्ड मेथड को डील करता हूं। एग्जांपल लेता हूं मैं, और थर्ड मेथड की अपने को नीड क्यों पड़ती है ये वाली बात भी मैं आपके सामने रखता हूं। एग्जाम्पल के लिए क्या करें, सवाल उठा लेते हैं तो बेहतर रहेगा। सवाल नंबर 609 है, इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल में इन सारी चीजों का हम लोग यूज कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 609 में देखना, ए रेशियो बी आपको दे रखा है 3:5, 3:5, और ए रेशियो सी आपको दे रखा है 4:7। देखो अगर आप इसे उस दूसरे सेकंड मेथड से, पहले वाले को तो कंप्लीट अवॉइड कर दो, अगर आप इस सवाल को सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो मीडिएटर को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे, मीडिएटर दोनों में ए है, तो मीडिएटर कहां फंसता है भाई, यहां पर और यहां पर, 3 लोगों में, इसी फ्लो में। तो ये क्या लिखते, बी पहले लिखते, फिर बाद में ए, और ए रेशियो में सी। ए रेशियो सी में तो कोई समस्या नहीं है, 4:7।
इसको इंटरचेंज किया 5:3। तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, लिखोगे तभी जाकर के समाधान आएगा। ठीक है भाई, अब गुणा कर दो। अब देखना थोड़ा सा, पहले को पहले से गुणा किया, 5 गुणा 4 20, तो सबसे पहले क्या है बी की वैल्यू आएगी। फिर मीडिएटर कौन है भाई आपका ए की वैल्यू 4 गुणा 3 12। फिर आपका आखिर में कौन है सी, 7 गुणा में 3 21। ये आपका बना। अब मेथड 3 है, प्रयास करना इस चीज को समझ ले जाओ, क्योंकि ये आपका टाइम जो है वो बड़ा ही एक्सट्रीम लेवल पर बचाना स्टार्ट कर देता है। क्या करना था भाई, देखना आपको निकालना है A:B:C। ठीक है भाई, A:B:C, दोनों में A क्या है मीडिएटर। मीडिएटर को मीडिएटर से गुणा करते हो तो रिजल्ट मीडिएटर का, A को A से करते हो 4 गुणा 3 12, A की वैल्यू आ गई। B की चाहिए, B कहां है यहां पर 5। इस 5 को दूसरे वाले मीडिएटर से, इसके साथ एक मीडिएटर है तो दूसरा वाला मीडिएटर ये है, तो 5 गुणा में 4 20। सी की वैल्यू देखना 7। इसको क्या करोगे पहले वाले मीडिएटर से, ये था मीडिएटर वैसे तो, लेकिन ये तो इसके साथ है, तो इसका मतलब यहां जो पहला बचा हुआ है 21। तो असल में देखा जाए ये सबसे फास्ट मेथड होता है, सबसे फास्ट। ठीक है भाई, एक बार प्रैक्टिस कर दो, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो यहां से देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, A:B:C। पहला मेथड काफी टाइम कंज्यूम करता है, सेकंड मेथड लिखना पड़ता है आपको, यहां पर सीधे रिजल्ट नहीं आता और लास्ट में एडजस्ट भी करना पड़ता है। थर्ड सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार मेथड है। अब चलो इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ और सवाल करवा देता हूं। सवाल नंबर 610। ठीक है भाई, शायद आपको लाइट कुछ कम लग रही होगी यहां पर। रीजन क्या हुआ था, एक लाइट फ्यूज हो गई, तो इस वजह से हो सकता है कुछ आपको कम लाइट महसूस हो रही हो कि अचानक से ये क्लास के अंदर क्या हो गया। ठीक है, देखना 610 के अंदर क्या है, A:C B:C, A:B:C। देखो यहां पर मीडिएटर कौन है C। इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको ये सवाल थर्ड मेथड से सोल्व करवा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, इससे आप जो बात पूछी जाती है वो लिख सकते हो। सबसे पहला समाधान A:C दे रखा है, B:C दे रखा है, C मीडिएटर की वैल्यू पहले केस में 5, दूसरे में 3, 5 को 3 से गुणा किया 15 आ गया। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो चुका है। रीजन क्या है, 15 1 के अंदर ही है। ठीक है, ऐसी भी संभावना बनती है कई बार कि ये कट करके मान लो 5 आ जाए, तीनों में ही 3 का डिवीजन लग जाए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो 15 का मल्टीपल हो, 15 में डिवीजन करके बन रहा है। तो करेक्ट हो गया आपका। चलो सोल्व कर देते हैं पूरा। अब देखना A की वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू 4 गुणा किससे, मीडिएटर से। कौन सा, एक तो C इसके साथ है, उससे नहीं, दूसरे वाले केस में मीडिएटर मिला C, तो 4 का 3 से गुणा कर दिया 12। B देखना जरा, B की वैल्यू सेकंड केस में 4 है, इसको पहले मीडिएटर C से 5 गुणा 4 क्या आ गया 20। तो ये देखो आपकी स्पीड को इतना ड्रास्टिक चेंज कर देगा ये मेथड। प्रैक्टिस कर लेना, खुद लिख लिख करके कर लोगे, एग्जाम मतलब कोई बुक होगी उससे भी कर लोगे। इन्हीं सवालों को एक बार फिर से आप ट्राई कर लेंगे, इतने में आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। 611 B:A C:A। आपको चाहिए क्या भाई, A:B:C। देखना मीडिएटर कौन, BA दे रखा था C A मीडिएटर है। पहले में A की वैल्यू 8, दूसरे में A की वैल्यू 3, तो 8 गुणा 3 24। एक समाधान। B की वैल्यू कितनी है भाई 3, इसको दूसरे वाले मीडिएटर A से गुणा करोगे तो 3 गुणा में 3, B की वैल्यू 9। C की वैल्यू की बात अगर हम लोग करें यहां पर, तो C की वैल्यू देखना, C की वैल्यू कितनी है 5, पहला मीडिएटर कितना है 8, 8 गुणा 5 आपका कितना हो गया 40। तो ऑप्शन आपका देखना जरा कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है भाई, कोशिश करना पकड़ ले जाओ इस बात को, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी देख लेना, क्योंकि 2 जगह पर मैंने इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है। 612 A:B C:B, ABC चाहिए। चलो मैं सीधे सीधे हिट मारता हूं। मीडिएटर मेरा B है, B को B से गुणा करूंगा, 3 का 5 से गुणा करोगे 15 आ गया।
ठीक है भाई 15। वैसे देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसी भी तो संभावना बनती है कि तीनों संख्या 3 से कट जाए तो 5 आ जाए। बाकी के ऑप्शन आपके हट गए सी और डी, लेकिन हमें तो पूरा सॉल्यूशन निकालना है। अब देखना मीडिएटर बी है, पहले केस में ए की वैल्यू 4, दूसरे केस का मीडिएटर 5, 4 गुणा में 5 आपका कितना आ जाएगा यहां पर 20 लिखा जाएगा। ये वैल्यू किसकी, ए की, ए की वैल्यू 4 थी, दूसरे केस में आपका मीडिएटर 5 था, 5 गुणा 4 आपका 20 हो गया। सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सी का देखना जरा यहां पर, सी की वैल्यू निकालोगे, सी की वैल्यू क्या है, दूसरे केस में 11 और पहले केस का मीडिएटर 3, तो 11 गुणा 3 33। ठीक है भाई, कोई भी ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमने क्या गड़बड़ की है, ऑप्शन में ही कोई ना कोई समस्या है। ये 33 आ गया, ये 15 आ गया। ए की वैल्यू चाहिए थी, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, 4 को दूसरे वाले मीडिएटर 5 से गुणा करना था 20। ठीक है भाई, ऑप्शन चेक कर देना, रिजल्ट अपना यही होगा। चलो भाई, सवाल नंबर 613। ठीक है भाई, चीजें आसान है इसलिए मेरे ख्याल से स्पीड को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। देखो P, Q और R, आपको क्या चाहिए, P अनुपात Q अनुपात R। सबसे पहले ये ढूंढो मीडिएटर कौन है, पहले में PQ है, अगले में RP है। P मीडिएटर है, P की वैल्यू पहले में 9, दूसरे केस में P की वैल्यू 3, 9 गुणा 3 27, तो P की वैल्यू आ गई 27। ठीक है भाई, 27 में कोई संख्या का डिवीजन करके आप बना सकते हो, तो आप साफ कहोगे कि सर बी ऑप्शन बनाया जा सकता है, तो आंसर तो यहीं आ गया आपका, कोई समस्या नहीं है कि बी है। बाकी किसी में संभावना नहीं बची कि जिसमें P या तो 27 होगा या 27 के अंदर किसी संख्या का डिवीजन दोगे, क्योंकि कई बार कट भी तो जाती है आपकी संख्या। चलो Q निकालते हैं, पहले में Q की वैल्यू कितनी है भाई 5, दूसरे में P की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 गुणा में 3 आपका कितना आ गया भाई 15 लिखा जा सकता है। अब देखना R की वैल्यू, R की वैल्यू दूसरे केस में 2 है, लेकिन मीडिएटर से गुणा करोगे, पहले वाला मीडिएटर 18, 3 से कट रहा है, 9 अनुपात 5 अनुपात 6। ये देखो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। तो कुछ कुछ चीजें हैं, इनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते रहो, चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। 614 614 और 615। 614 देख लेते हैं। देखो विलोम अनुपात का क्या मतलब है, 2 अनुपात 3 का विलोम अनुपात क्या है, जस्ट इसको इंटरचेंज कर दो, बस इनवर्स ही तो करना है, इनवर्स रेशियो पूछ रहा है तो इनवर्स कर दो, अपोन में करके लिख दो। जैसे x है तो ये वाली जो बात है इसको क्या पढ़ते हो, x इनवर्स, तो इसका मतलब इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये 1/x बनती है। तो x का अगर आप इनवर्स करते हो तो x इनवर्स इसी को पढ़ा जाता है, और इसी को क्या लिखते हो आप 1/x। तो संख्याओं को जस्ट इंटरचेंज करना है। लेकिन देखो आपने संख्याएं तो इंटरचेंज कर दी, 1/2 अनुपात 1/3 कर दिया, लेकिन ऑप्शन नहीं है ऐसा। तो आपको क्या सिखाए, इन दोनों को किसी भी एक संख्या से गुणा कर दो जिससे ये सिंप्लीफाई हो, 2 भी कट जाए 3 भी कट जाए। किससे गुणा कर दूं, 6 से। 6 से ये गुणा होगा, रिजल्ट 3 देगा, 6 से ये गुणा होगा, रिजल्ट 2 देगा। तो यहां से आपका ऑप्शन सी क्या हो गया भाई करेक्ट, इजी वे में किया जा सकता था। अगले ही सवाल में इसने पूछा 2:3:5 का इनवर्स रेशियो क्या होगा। 2:3:5 क्या कर दो भाई, 1/2 1/3 1/5। ठीक है भाई, 2 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 दिए 15 गुणा 2 30, गुणा कर दिया, डिवीजन करोगे 2 का 15, ये 10 और ये आपका 6। ठीक है, 15 10 6। कुछ कुछ जगह क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी इसको ध्यान रख लेते हैं, 2:3:5। पहले का इनवर्स क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दूसरे का इनवर्स क्या होगा, बचे हुए 2 का मल्टीप्लाई, तीसरे का इनवर्स क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर आप इस बात को लेकर कंफर्ट फील करते हैं, कोई समस्या नहीं है, वो मेथड प्रीफर कर ले। मैं ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपकी बात सोल्व हो जाती है, कहीं ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। चलो भाई, सवाल नंबर 616। 616 की लैंग्वेज को रीड करो। 616 की लैंग्वेज को रीड करो एक बार के लिए,
थोड़ा सा आपका लंबा सवाल है। A/B 3:4, B/C 5:7, C/D 8:9। आपसे हमेशा जब कई सारे रेशियो हो जाते हैं तो एक चांस बनता है कि पहले का लास्ट के साथ अनुपात पूछ ले। देखो ये जब भी कभी बहुत सारे देता है, मतलब 3 से ज्यादा देता है, A/B, B/C, C/D में लिखा जा सकता है। 3:4 ये आपको दे रखा है, 5:7 आपको दे रखा है, 8:9 दे रखा है। क्या सिखाया था? पहले को पहले से गुणा करोगे। देखना मीडिएटर सेट होते जा रहे हैं, A, B, C में दोनों मीडिएटर, इन दोनों का C इसी फ्लो में मीडिएटर। फर्स्ट पार्ट को गुणा करते हो हमेशा फर्स्ट निकल के आता है। 8 × 5 40 × 3 120। ठीक है, आखिरियों को गुणा करोगे आपस में, लास्ट निकल के आएगा। 9 × 7 63, 63 गुणा में 4, 63 गुणा में 4 लिख देते हैं। 4 से ये आपका कट गया। बाकी देखो इजी क्या रहता, 1 मिनट देखो, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना आसान होता है। कैसे? गुणा किया, 3 × 5 × 8, 3 × 5 गुणा में 8, अनुपात 4 × 7 × 9। ऐसे क्यों लिखा है? आप भी यही रखना। रीजन क्या, रेशियो लेंगे तो काट देते हैं। 3 से काटा 3 बार, 4 से काटा 2 बार, 10 अनुपात कितना आ गया भाई? 21। आप चाहते तो इधर भी काट सकते थे इसको, कि ये लेफ्ट के अलग हैं, ये राइट वाले ये आपके अलग हैं। इस 4 को इससे काट देते 2 आ जाता, इसको इससे काट देते आपका 3 आ जाता। 10:21। ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना एकदम इजी टास्क होती है। अगले केस में इसने देखो 617 नंबर और एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि मुझे उम्मीद कम है वैसे ऐसे सवालों की। और एक छोटा सा आज मैं आपको होमवर्क और दूंगा। इंपॉर्टेंट क्या बात है, पहले तो होमवर्क वाली मेरी स्टोरी सुन लो। देखो स्टोरी ये है कि जो एसएससी के लिए रेशियो चैप्टर कंप्लीट करवाया था, एसएससी के लिए जो रेशियो चैप्टर कंप्लीट करवाया था उसकी क्लास 1 और क्लास 2 आप लोग देखेंगे एक बार। ठीक है, हालांकि जितने कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको कुछ कम करवाए मैंने। ठीक है, पहली और दूसरी क्लास जो रेशियो की पहले मैं करवा चुका हूं, आपका एक होमवर्क रहेगा। रीजन क्या है, देखो भाई मैंने एक टारगेट लिया है कि 90 डेज के अंदर मुझे क्या क्या करवाना है। अब टाइम बाउंडेशन भी है, सिलेबस अपने को पूरा करवाना है। पहले जो बच्चे एसएससी से ही जुड़े हुए हूं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे एवरेज चैप्टर था, 10 या 11 लेक्चर थे, 190 के आसपास सवाल सिर्फ एवरेज चैप्टर में भी हमने डील किए थे। ठीक है भाई, तो मेरा उद्देश्य देखो ये है कि 90 दिन के अंदर आपका वैसा सिलेबस हो जाए जैसा आपकी रेलवे की एग्जाम में आते हैं सवाल, प्लस में अगर आप कोई स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, देखो ये कर लेना, वैसे मेरी तसल्ली के लिए कर लेना कि जो पहली और दूसरी क्लास है, हालांकि सवाल आपको ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही मिलेंगे, लेकिन वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवा रखे हैं। चीजें 2 क्लासों में इतनी पढ़ाई हैं जो आपको पढ़ाई है। रीजन, कॉन्सेप्ट तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि रेशियो चैप्टर तो कॉमन है। कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर जैसे बैंक में और ज्यादा टफ बन जाता है ये चैप्टर, एसएससी में थोड़ा आसान रहता है, रेलवे में थोड़ा और आसान रहता है। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हो तो वहां देख लेना, रेशियो की जो क्लासेस करवाई उनमें पहली और दूसरी क्यों करनी है, जिससे कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ढूंढने ना पड़े कि इनकी प्रैक्टिस कहां करेंगे। ठीक है भाई, इतना आपका होमवर्क है, कर लेना। क्योंकि अगर टाइम मेरे पास और रहा तो मैं चलो और सवाल करवा दूंगा, लेकिन टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि 4 दिन में रेशियो कंप्लीट करना है, उससे अगले 3 दिन में मिक्सचर, उससे फिर अगले 2 दिन के अंदर एलसीएम एचसीएफ, फिर उससे अगले दिन अपने को कवर करना है मेरे ख्याल से एज चैप्टर। तो एक पैटर्न आपको मैंने दिया था स्टार्टिंग में, मैं उस चीज को ब्रेक नहीं करना चाहता कि फिर कोई बच्चा ये कहे कि सर 4 दिन की बजाय आपने 6 दिन क्यों खींच दिया। नहीं, एक सिस्टमेटिक वे से चीजों को चलाएंगे। चलो यहां पर एक बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ए बी बी सी, और फिर आपको क्या दिया, सी और डी, फिर उसके बाद क्या दिया, डी और ई। रेशियो लिख लेते हैं 2:3 और 4:3, 2:5, 3:4। अब देखो आपसे अनुपात किस किस का पूछ रहा है, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। अगर मुझसे ए और ई का पूछता तो मैं क्या करता, सीधे सीधे ए और ई का पूछता तो मैं क्या करता,
ये वाला गुणा करता ए की वैल्यू आ जाती। जब आप इस पूरे को गुणा करते हो तो ए की वैल्यू आ जाएगी, सारे आखिर को गुणा करते हो ई की आ जाएगी। ध्यान क्या रखना, मीडिएटर इसी फ्लो में आपके फंसे रहते हैं, इसी फ्लो में हमेशा। अगर मुझसे कहता ए वर्सेज ई बताओ तो मैं लेफ्ट वालों का राइट वालों का आपस में गुणा करके बीच में रेशो डालता। 3 से मेरा 3 कटता, 4 से 4 कटता, कट जाता। ये 3 कट गया, ये 4 कट गया, तो 4:15 आ जाता मेरा रिजल्ट। ठीक है भाई, 4:15 अगर आप ऑब्जर्व करोगे सिर्फ पहले और लास्ट का 16, 60, 4, 15 बनता है, हर ऑप्शन के अंदर है। लेकिन हमसे उसने ए बी सी डी और ई सभी का पूछ लिया है। ठीक है, क्या करना है देखो, सारे के सारे पहलों का गुणा कर दो आपस में। 2 गुणा 4 8 गुणा 2 16 गुणा 3 48। आखिर वालों का करो, 3 गुणा 3 9 9 5 45 45 गुणा 4 45 गुणा 2 गुणा 2 90 गुणा 2 180 आ गया। अब ध्यान से देखना, बी की वैल्यू चाहिए। देखो बी मीडिएटर है, यहां तक बी को बी से मिला दो। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो भाई, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। नीचे की तरफ ये लाइन आ रही है, दिख रही है ना, नीचे की तरफ ही तो आ रही है, नीचे का कर दो। अगर ये ऊपर जा रही होती, कोई नंबर होता तो ऊपर गुणा करते, आगे समझ आ जाएगा। 3 गुणा 4 12 गुणा 2 24 गुणा 3 48 आ गया। यहां से रिजल्ट आपका देख लेना, 4 गुणा 3 12 दूनी 24 3 72 आएगा भाई। यहां पर सी को देखना जरा, ये सी है, ये लाइन तो चलो आपकी सीधे सीधे बन गई, यहां पर बन गई, नीचे आ रही थी, नीचे खींच लाई। लेकिन ये देखो ऊपर नंबर है तो इसका मतलब इसको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने स्टार लगाया था। 3 गुणा 3 9 गुणा 2 18 18 गुणा 3 54। डी को डी के साथ देखना, डी को डी से मिला दिया, ये लाइन तो नीचे आ गई, ये देखो ऊपर नंबर है तो ऊपर चला जाएगा। 3 गुणा 3 9 9 गुणा 3 27 गुणा 5 27 गुणा 5 कितना हो गया भाई, 5 7 35 135 लिखा जा सकता है। ऑप्शन देखे कहीं मैच नहीं हो रहा, लेकिन सब में देखो स्टार्टिंग में 16, इसका मतलब 3 से कटेगा। 3 से कटा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां 16 आ गया, यहां 24 आ गया, यहां 18 आ गया, यहां 45 आ गया, यहां आपका 60 आ गया। ये रिजल्ट बना 16 24 18 45 60, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, ये सवाल हो सकता है कई बच्चों के ऊपर से चला गया हो, लेकिन अगर आप ये छोटा सा होमवर्क निकाल लेना भाई, मेरे ख्याल से 1.5 या 2 घंटे की बात है, 2x पर चला करके इस वीडियो को देख लेना। कुछ रिक्वेस्ट आप मेरी भी मान लिया करो। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, कहने को ये भी कह सकता था कि सवाल कोई नहीं उठाते, अब प्रैक्टिकल बात सोच के देखो। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चों की मेरे से बहुत जेन्युइन उम्मीदें हैं कि ये टीचर इस बार अपनी नैया उसको पार लगाएगा। कुछ काम आपको करना पड़ेगा, जहां नीड होगी बिल्कुल मैं बोलूंगा ये काम आप करो। रेगुलर पॉलीगन के लिए भी आपका एक काम तैयार है कि आपको एक काम करना पड़ेगा। हालांकि कंटेंट सारा का सारा आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, बस ऐसा हो सकता है पीछे कोई पर्टिकुलर वीडियो था, वहां से आपको कोई पर्टिकुलर चीजें देखनी है। और ऐसा भी नहीं है कि इन 90 दिनों के अंदर मैं हर आपको दूसरे तीसरे दिन कहूं। 33 क्लास हो गई है, पहली बार मैंने आपको ये कहा कि ये 2 वीडियो आप पुराने हैं उनको देख लेना। कॉन्सेप्ट इतना ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। चलो भाई, आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा। सेशन आपको कैसे लगते हैं कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो 15-20 सेकंड का इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन एक टीचर के लिए उन चीजों का इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है भाई, कमेंट किया करें। कोई आपको इश्यू लगता है कि नहीं सर बात में वो वाला दम नहीं है, लेकिन शर्त ये है उसके साथ डे 1 से इसको देखना, जहां से क्लास स्टार्ट किया। आज आपका डे कौन सा चल रहा है, मेरे ख्याल से 34 चल रहा होगा। डे 1 से इन सारी की सारी चीजों को आप देखना, और जो बच्चा देख रहा है शायद वो कहेगा भी नहीं इस टाइप का कोई भी इश्यू कि सर मेरे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो एक तो आप क्या करें, क्लासेस को रेगुलर देखा करें। फिर भी इश्यू आ रहे हैं, मैं मानता हूं आ सकते हैं इश्यू, कमेंट करके जरूर बताया करें कि सर ये इश्यू है। ठीक है भाई, सेशन अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।